जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अगमिक राकेश जांगरा, डिफेंस गुरुजी पे जीएस फैकल्टी। आज आपसे बात करने वाले हैं एसीसी 129 में जीएस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। जैसा कि अब तक एसीसी 127 और 128 में हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे हमने आपको पढ़ाया, जो आपको कंटेंट दिया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड था। अगर आपको यकीन नहीं है या किसी भाई को कोई डाउट है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो आप एक काम करिए, हमारी स्ट्रेटेजी पढ़ी है और आपका पेपर भी 128 और 127 हो चुका है। आप उसको देख लीजिए, क्या उसी स्ट्रेटेजी या उसी टॉपिक या उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हम एसीसी 129 पर हम आपको जीएस के लिए क्या पढ़े, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जीएस का एक वास्ट एरिया है, जीएस में आप कितना ही पढ़िए, लेकिन हर एग्जाम का अपना एक प्रीफेस होता है, हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। एसीसी जिस तरह की आपसे नॉलेज की रिक्वायरमेंट करता है वो हम आपको हूबहू बताने वाले हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 30 से 40 लेक्चर के अंदर, 40 क्लासेज के अंदर हम आपको एसीसी में जो आपकी जीएस होने वाली है उसमें 95% स्कोर तक हम बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है एसीसी एंट्री के थ्रू आप ऑफिसर बनते हैं, और ऑफिसर के अंदर फैक्ट से ज्यादा एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। और जीएस आपको इस एग्जाम में इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑफिसर एक सिटीजन भी होता है और एक सिक्योरिटी पर्सनल भी होता है, इसलिए उसकी कॉमन सेंस एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आप जो जीएस पढ़ेंगे एक्चुअली ओनली फैक्चुअल बेस ना पढ़े, उसके पीछे के बिहाइंड द सीन को जरूर पढ़े। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों पूछा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्यों पूछा जा रहा है, इंडियन हिस्ट्री क्यों पूछी जा रही है, पॉलिटी क्यों पूछी जा रही है, जियोग्राफी में कोई टॉपिक क्यों पूछा जा रहा है, तो इनके पीछे का आपको सीन समझिए। जैसे एसीसी 127 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए उनकी सुपरमेसी कहां पर एस्टेब्लिश होती है, कौन से युद्ध के बाद। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं पूछा बैटल ऑफ प्लासी कब हुई या बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, उन्होंने बोला कि कौन से फाइट यानी युद्ध के बाद इंडिया के ऊपर उनका कब्जा हो गया, यानी कि इनडायरेक्टली बात पूछी। क्वेश्चन ये जो टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 8th क्लास का टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, बट इसने जिस हिसाब से पूछा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया होगा, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी में बताने वाले हैं कि एसीसी 128 में 129 के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी होगी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है तो यकीन मानिए कम सिलेबस में, कम समय में आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जीएस एक अच्छा रोल प्ले इसलिए भी करता है क्योंकि इसको आंसर करने में केवल 10 सेकंड की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले एसीसी इनरोल करने के लिए, 129 को इनरोल करने के लिए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए और अपनी सीट को पक्का करने के लिए डेफिनेटली है कि जो तैयारी पहले करेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन ज्यादा होंगे तो चांसेस टू गेट सक्सेस भी ज्यादा होंगे। और जैसे कि एसीसी के लिए जो एंट्री करते हैं उनके पास समय की पहले ही सीमा होती है, समय उनके पास अनलिमिटेड नहीं होता है। इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा, इसलिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से हमें तैयारी करनी होगी। वैसे भी एक प्रोवर्ब है, विनर्स आर नॉट who are hard worker, winners are those who have good plans। चलिए ठीक है, तो एसीसी 129 इनरोल करने के लिए आपको इनरोल करना होगा 7082950147। आई रिपीट 7082950147 पर। इसलिए इसमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उन टॉपिक को देखना। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट में तो इतना सारा डाटा एक्सेस में पड़ा है, आप कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना होगा सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम के अकॉर्डिंग। हम स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बनाने में आपको 1 से 1.5 घंटे की जरूरत होती है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कम समय में, क्योंकि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि स्ट्रेटेजी के लिए ही आप इतना ज्यादा समय लगा देंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर का टॉपिक होता है, लेटेस्ट करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ भाई हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए लिख रहा है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र से बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे, जियोग्राफी भूगोल, और इसमें दोनों भूगोल आएगा, इसमें विश्व भी आएगा, विश्व भूगोल भी आएगा और भारतीय भी, भारतीय भूगोल भी आएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पॉलिटी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि भारतीय राजनीति की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी यानी कि डिफेंस, यानी कि हमारी मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिलीजन्स, धर्म,
ये आपके हिस्ट्री का ही पार्ट है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर, बिल्कुल बुक्स एंड ऑथर में आपके दूसरे, एक तो करंट, फिलहाल बेस्ट बुक कौन सी है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जैसे ये हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ हिस्ट्री की भी बुक है, हिस्ट्री की जैसे पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि मुद्रा राक्षस किसकी है, जैसे कि आपसे मेघदूत किसकी है, जैसे कि हर्षचरित किसकी बुक है। तो हिस्ट्री की बुक और करंट की दोनों बुक होगी। ये केवल एक लेक्चर का छोटा सा पार्ट है। 15 से बुक हिस्ट्री की बुक है और 15 से 20 आपकी मॉडर्न बुक है जो अभी लास्ट 6 मंथ में रिलीज हुई है। इन दोनों को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक आपको इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक एक को लेके चलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में आपके नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से पूछा जा सकता है, जैसे आपको फिजिक्स में किसको मिला है, इकोनॉमिक्स में किसे मिला है, पीस के लिए किसे मिला है, पीस प्राइज के लिए किसे मिला है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीछे 128 जो आपका एसीसी हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राइज में अकेला नोबेल प्राइज के साथ साथ, नोबेल प्राइज के साथ साथ और प्राइज भी हो जाते हैं, जैसे कि मैन बुकर, ज्ञानपीठ, इस टाइप से। स्पोर्ट्स इवेंट्स पूछी जा सकती है, जैसे ओलंपिक पूछा जा सकता है, जैसे फॉर्मूला रेस है, ठीक है, जैसे विंबलडन है। ये इवेंट्स हुई हैं, जैसे कि एशियन गेम है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधी सी बात है, गोल्ड किसको मिला, विनर किसको मिला, स्पोर्ट्स से जो प्लेयर है, कौन प्लेयर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं थीम क्या है, स्पोर्ट्स की थीम क्या है, फिट इंडिया है या फिट वर्ल्ड है। हर गेम का एक थीम होता है। जो ध्वजारोहण लेके खिलाड़ी चलता है, कौन ध्वजारोहण लेके खिलाड़ी चला है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन हमारी नजर से निकल जाते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछे जाते हैं तो मुश्किल से 5-7 मिनट का ये टॉपिक होता है, जो अगर हम हमारे नोट से रिलीज कर देते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं या उनको एक बार रिवाइज एग्जाम से पहले कर ले जाते हैं, तो डेफिनेटली हम श्योर हो जाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है, लेकिन जब एट एग्जाम प्रेशर के दौरान अगर वो गलत हो जाता है तो 1 या 2 क्वेश्चन से या तो आप ऑफिसर बन जाते हो या ऑफिसर बनते बनते रह जाते हो। कोई नहीं पूछता कि कितने आसान क्वेश्चन से, ये कोई नहीं पूछता कि आसान क्वेश्चन से आप ऑफिसर बने हैं। क्वेश्चन ये होता है कि आप ऑफिसर बने हैं या नहीं बने हैं। कोई नहीं पूछता कि आपका तुक्का लगा है, कोई नहीं पूछता कि आपने कितना आसान क्वेश्चन क्रैक किया है, आपने जर्नल क्वेश्चन, आपने आगे वाले का क्वेश्चन देख के ऑफिसर बन गए, ऐसा कोई नहीं पूछता। मैटर करता है कि आपकी आंसर ओएमआर सीट के अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर कितने हैं। देखिएगा आगे, फिल्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड बन जाते हैं। बेस्ट मूवी अवार्ड होते हैं, बेस्ट मूवी कौन सी है, इनसे रिलेटेड। इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल मीटिंग से क्वेश्चन बन जाते, जैसे G20 की मीटिंग कहां पर होती है, आसियान की मीटिंग कहां होगी, वर्ल्ड इवेंट्स पूछ लेंगे आपसे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आसियान की मीटिंग होगी, G7 की मीटिंग कहां पर हुई, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। अब बात आती है, इतने टफ वर्ड हैं, हमें नहीं ध्यान आता, हमने कभी नहीं पढ़ा है, अब हम जॉब में हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम आपको ये मीटिंग बताएंगे, इनके पीछे की थीम बताएंगे आपको। G20 के तो पोस्टर पूरे इंडिया में लगे हुए हैं, पूरे इंडिया में G20 के लगे हुए हैं, तो उन चीजों से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है हमने नहीं पढ़ रखा है और हमारे लिए वो चीज रेलिवेंट नहीं है, या जो हमारी स्टडी बैकग्राउंड है उसके वो रेलिवेंस नहीं रहा था, लेकिन जब हम हमारे नोट्स में किसी एक लेक्चर में इन चीजों को एज ए कहानी बताएंगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगे, इसके पीछे का थीम भी समझ आएगा, आपका एक बेसिक कॉमन सेंस भी बढ़ेगा और आपका एग्जाम भी क्रैक होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और आपसे पूछ लेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ऐसे स्कीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ दिक्कत नहीं है, हमारे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो नोट्स होंगे, हमारे लेक्चर्स होंगे, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, हमारे लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको उनको रिवाइज करना है, जो हम आपको होमवर्क दे रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने सेल्फ लगाने होंगे। वैसे भी हम प्रैक्टिस में लगवा देंगे, मॉक प्रैक्टिस करवाएंगे, हम लगवा देंगे, लेकिन फिर भी आप करिए। अगर हमारे लेक्चर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, 95% तक स्कोर आप हमारे लेक्चर से ले सकते हैं। अगले टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल, प्रस्तावना से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जो शक्ति मिलती है, भारत को जो पावर मिलती है, कहां से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम आपको बताएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अभी तक आपने पढ़े होंगे, रटे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है? अब हमें तो नहीं पता किस आर्टिकल में आता है, एक जर्नल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को नहीं पता होता, ये आर्टिकल 21 का एक पार्ट होता है, आर्टिकल 21 का ये एक पार्ट होता है, कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा आर्टिकल, इस टाइप के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनकी बेसिक डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल राइट के, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, कैसे है, रिजर्वेशन सही है या गलत है, किस आर्टिकल के अंडर में आता है, जैसे आजकल रिलीजन एक मेन मुद्दा बना हुआ है, तो राइट टू रिलीजन में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आपको क्या पावर देता है बीइंग ए सिटीजन, फंडामेंटल राइट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मेरा दावा है कि एक बार आप लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनने के बाद आपके क्वेश्चन नहीं, आपकी डिबेट भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं संविधान में, तो हर नागरिक को अपने पता होने चाहिए कर्तव्य। अब जैसे आप एक नागरिक हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप 10 में से 9 लोगों को अपने मौलिक कर्तव्यों का नहीं पता होगा, जो 10 में से 9 लोगों को अपने मौलिक कर्तव्य नहीं पता होते हमें। ठीक है, बताएंगे। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है मौलिक कर्तव्य। किसके मौलिक कर्तव्य हैं भाई? मौलिक कर्तव्य किसके? राष्ट्र के, देश के मौलिक कर्तव्य। अब आपके मौलिक कर्तव्य कंपलसरी हैं, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कंपलसरी है या नहीं है, ये बात होती है। अब हमें नहीं आइडिया होता कि वो कंपलसरी है नहीं, जैसे डीपीएसपी कंपलसरी है नहीं, अगर आपके मौलिक कर्तव्य कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप नेशनल एंथम पे खड़े हुई है, नहीं मर्जी है तो मत खड़े हुई है। उसी तरह सरकार के भी तो जो डीपीएसपी है वो भी तो कंपलसरी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? सरकार देखिए इक्वल, जैसे इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल, जैसे कि राइट टू वर्क होना चाहिए आपको, राइट टू जॉब भी है, जैसे वर्क है, आपको क्लीन एनवायरमेंट के लिए आपको डीपीएसपी दिया गया है। तो क्या ये जरूरी है? क्योंकि ये सरकार के लिए बाध्य इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मौलिक जिम्मेदारी समझ के इनको पूरा किया जाए, न कि आप कंपलसरी हो जाएगा तो स्टेट कहां से करेगा, क्योंकि हर आदमी को तो नहीं दे सकते ना। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रेसिडेंट साहब को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को, हम पीएम को पढ़ेंगे, मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, इनको बेसिक पढ़ेंगे भाई कौन सा क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता में आपसे क्या पूछा जाएगा? नागरिकता कैसे आती है? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सीए, इनके बारे में नए प्रावधान है, ये करंट का भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल हमें आपको बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए सिटीजन भी पता होना चाहिए, और आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो सिटीजन से ज्यादा पता होना चाहिए। इस टाइप से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। हाँ, मेरा दावा पक्का है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होने वाली है, ओनली एसीसी के लिए नहीं, कोई भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए। और आपका पक्का है, आपका चाहे बैकग्राउंड आर्ट का रहा हो या ना रहा हो, इन लेक्चर से आपका माइंड जबरदस्त बूस्ट होने वाला है। इसके अलावा और हिस्ट्री की बात करें, हरप्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता, अब इसमें सबसे खास बात क्या है? आपको इसके बारे में ये तो पता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं पता होता। दुनिया में जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, माया सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मिस्र सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सारी ग्रेट सिविलाइजेशंस थी, लेकिन इंडियंस की सबसे खास बात पता है क्या है? जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो आज सब खत्म हो गई है, केवल इंडस सिविलाइजेशन ऐसी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, और हम उसके प्रमाण हैं। ठीक है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। बौद्ध धर्म,
जैन धर्म। किंगडम रूलर, बहुत सारे किंगडम के बारे में पूछा गया, जैसे पूछा गया गुप्ता इंपायर। गुप्ता इंपायर किसने स्टेब्लिश किया था? आपने इंडिया के बारे में यह तो सुना है कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कब, कौन सी इंपायर में? तो आपको बता देते हैं, गुप्ता टाइम में इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, क्योंकि इस टाइम सोने के। दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिश रूल 1600 से 1947 तक। हम 2 आवर की क्लास में ओनली, यानी कि इसमें 2 लेक्चर बनेंगे या 3 लेक्चर बनेंगे, इसके अंदर आपके टिप्स पे बता देंगे ब्रिटिश के फैक्ट नहीं, ब्रिटिश क्यों आए, और गलत वो नहीं है, गलत हम हैं जो यहाँ पे आके एग्जिस्ट हुए। जो शोषण करता है वो गलत नहीं होता है, गलत होता है शोषण करवाने वाला। तो इनको पढ़ेंगे। फ्रीडम मूवमेंट में किस किस का क्या रोल था, गांधी का कितना रोल था या कितना रोल नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं तो बार बार ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स करेंगे, उसके कुछ चार्जेज होंगे, तो आप हर बार थोड़ी ना क्रैश कोर्स के चार्जेज लगाओगे। तो एक बार आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। कल ना आप कहीं बैठे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं, तब भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स तो होनी चाहिए ना। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका स्कोर बढ़ता है, आपका डिस्कशन बढ़ता है और एक ऑफिसर एटीट्यूड बढ़ता है। OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होती हैं। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड से पूछा जाता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में अगेंस्ट पार्टी कौन कौन थी। सिंपल क्वेश्चन है, हम जर्नल डिस्कशंस में करेंगे। और यकीन मानिए हमारे जो क्रैश कोर्सेज होते हैं ACC में, उसमें सिलेक्शन रेट से ज्यादा हमारा कवरेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है। बैंकिंग सिस्टम से बेसिक, बैंकिंग सिस्टम की सामान्य जानकारी हम बात करेंगे। बैंक की सामान्य जानकारी, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि शेयर मार्केट, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट एक बात बताइए, अगर 10 से 15 मिनट की हमारी बेसिक डिस्कशन से ये सब आपका क्लियर हो जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो वो टफ क्वेश्चन ले जाए और करवा भी दे, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे कि आपका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इनसे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चन बनता है IMF, वर्ल्ड बैंक। इनका प्राइम टास्क क्या है? ठीक है, WTO, WHO आपको पता है, इनसे हेडक्वार्टर। लेकिन आपसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ACC के हिसाब से ही पूछ लेते हैं और NDA के हिसाब से पूछ लेते हैं। IMF भी बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है और वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो लोन क्यों प्रोवाइड करवाता है, वो लोन क्यों प्रोवाइड करवाता है? ये बेसिक सी एक लाइन की जानकारी है, तो क्या पता आपको मिले ना मिले, हमारे लेक्चर से मिल जाएगी, अदरवाइज हमारे नोट से हम जबरदस्त रिविजन कराने वाले हैं। आपको ये सब स्ट्रेटेजी करनी होगी। इसके अलावा जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ये 6th NCERT में है। आपको वहां से कर ले या हमसे करवा ले। अर्थक्वेक है, इंटरनेशनल रिवर, इंटरनेशनल स्ट्रेट्स पूछा जाएगा, मॉनसून पूछा जाएगा, माउंटेन पूछा जाएगा, एटमॉस्फेयर की लेयर और इंपोर्टेंट बाउंड्री लाइंस, जैसे रेड क्लिफ का क्या नाम है, LOC, LAC, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। इसके अलावा जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी में हम इंडिया की लोकेशन साइज, ये 9th की NCERT मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, वरना हम अपने नोट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे। इंडियन फिजियोग्राफी की, जैसे ये मेरा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में जैसे ये हिमालय है, हिमालय की 3 फॉर्म बनती हैं, ठीक है, ट्रांस, मिडल और शिवालिक लास्ट में। इसके बाद फिर ये आपकी अरावली, ठीक है, इसके बाद ये आपका विंध्या वगैरह, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट। ये सारी फिजियोग्राफी आपको पता होना चाहिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात ये नहीं कि हम आपको कंटेंट देंगे, बात ये है कि उस कंटेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे, और जिस लेवल का डिस्कशन करेंगे आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली। जैसे ड्रेनेज हो जाएगा, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, मिनरल पढ़ेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, नेशनल वाटरवेज के बारे में बात करें। जैसे हम नेशनल हाईवे पूछा जाएगा, जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार NDA में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ACC भी आपको पता है ऑफिसर बनाती है, NDA भी ऑफिसर। आपके बारे में पूछा गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। अब सीधी बात है, भारत को माला पहनानी है, माला किसकी पहनाएंगे हम? हाईवेज की पहनाएंगे, वही तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, बैकबोन ऑफ द नेशन है भारत। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन
क्वेड्रिलेटरल, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या है भाई, यानी कि पूरे इंडिया को गोल्डन क्वेड्रिलेटरल से जोड़ना। जैसे ये हाईवे, ऐसे गोल्डन क्वेड्रिलेटरल बनाना, पूरे इंडिया को हाईवे से जोड़ना, ताकि आपका लॉजिस्टिक इंडेक्स बढ़े। अब ये लॉजिस्टिक इंडेक्स क्या है, 1 मिनट में पूछ लेंगे आपसे, क्वेश्चन टफ नहीं है। बात ये है कि आपको बेसिक जानकारी है। लॉजिस्टिक इंडेक्स ये होता है जब एक इकोनॉमी में एक जगह से दूसरी जगह कोमोडिटी यानी कि प्रीपेड प्रोडक्ट, माल कितनी देर में पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें पेट्रोल भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो खराब हो जाती हैं जल्दी, उनको जल्दी पहुंचाना। तो आपको बता दें, चाइना, यूएसए और इंडिया में इंडिया का लॉजिस्टिक इंडेक्स सबसे कम है। हम बहुत लेट सामान पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेड लाइट होती है, स्पीड ब्रेकर होते हैं, रोड की क्वालिटी का इश्यू आ जाता है। ये कहने को टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये आपकी जियोग्राफी से हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलिए, इंडियन नेवी और मिलिट्री से हम मिसाइल सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिशूल मिसाइल, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। आपको पता है अग्नि 1 से 5 तक हो चुकी है, आपको रेंज पता होनी चाहिए इनकी। ब्रह्मोस मिसाइल, ये इस टाइप से है। डिफेंस एक्सरसाइज आपको पता है, हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछा जाता है, हैंड टू हैंड, ठीक है, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज, ये पूछा है। स्पेस प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, कौन सा इसमें लॉन्चिंग व्हीकल यूज हुआ है, ये हमारे नोट से आएगा, ये आपको स्पेस से पढ़ना। डिफेंस टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, जैसे सूबेदार कौन सी रैंक होती है, ठीक है, नायक सूबेदार क्या हो गया, कमांडो में कितना रैंक होता है, कितने स्टार होते हैं, तो इस हिसाब से। तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटेजी पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ACC 129 के लिए जल्दी से जल्दी इनरोल करिए, नंबर ऊपर दिया गया है। मेरा पूरा वादा है आपकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आप हल्के में ना ले, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। हमसे जितना सहयोग हो पाएगा हम उतना सहयोग आपका करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।